नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछले व्याख्यान में देखा कि चोल वंश जो है दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध वंश था और चोल वंश का उल्लेख जो है महाभारत, मैगस्थनीज के लेख, अशोक के अभिलेख और अनेक बौद्ध और यूनानी पुस्तकों में भी हमें मिलते हैं। चोल राज्य जो है वो मद्रास प्रदेश और अन्य कई जिलों में और इसके साथ साथ मैसूर प्रदेश का अधिकांश भाग जो है वो इसमें शामिल था। अशोक के समय चोल राज्य जो है वो दक्षिण में मौर्य साम्राज्य की सीमा पर स्थित था। पिछले व्याख्यान में हमने इसके कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से राजा कब कब हुए और उन्होंने कितने कितने वर्ष तक उनका कार्यकाल रहा। आज हम इस व्याख्यान में इस चोल वंश के प्रशासन के बारे में और अन्य शासन, प्रशासन, सैनिक संगठन, कला आदि के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं चोल प्रशासन। चोल प्रशासन में जैसे कि सभी को विदित है कि उस समय राजा होते थे तो राजा ही मुख्य सम्राट थे और मुखिया होते थे। चोल सम्राटों में उत्तराधिकारी जो है वो वंशानुगत होते थे। चोल राजाओं ने तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम, कांची, मुंडी कौंडन आदि नगरों का विकास किया था। चोल शासन प्रबंध में उदन कुट्यम का उल्लेख है। यह पदाधिकारियों की कार्यकारिणी प्रतीत होती है। पदाधिकारियों में दो श्रेणियां थी। एक तो वरिष्ठ पदाधिकारियों को पैरुंदम्बरम कहा जाता था या उनका पद दिया जाता था और छोटे अधिकारी को शिरोतर्मका कहा जाता था। अधिकारियों को वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। अब देखते हैं प्रांतीय शासन। चोल साम्राज्य अनेक मंडलों में विभक्त था और इन मंडलों की संख्या लगभग 8 थी। प्रत्येक मंडल राजा द्वारा नियुक्त वायसराय के अधीन था। प्रत्येक मंडल में अनेक कोट्टम थे और प्रत्येक कोट्टम में अनेक नाडुओं थे या वो नाडुओं में विभक्त था और एक नाडु में अनेक कुर्रम होते थे। कुर्रम जो है वो कई गांवों का या ग्रामों का समूह होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शासन जो है वो किन किन इकाइयों में बटा होता था। तो सर्वप्रथम आएगा मंडल, उसके बाद है कोट्टम, फिर नाडु, फिर कुर्रम, फिर गांव। तो इस प्रकार से आप एक सीक्वेंस में इसको याद कर सकते हैं। नाडु की सभा को नाटर कहा जाता था। नगर और ग्राम में क्रमशः नगस्तार और उर्रार नामक संस्थाएं थी। ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। व्यापारियों और शिल्पियों की सभा में श्रेणी और उनको सभा को श्रेणी और पूग कहा जाता था। फिर है स्थानीय शासन। गांव में दो प्रकार की सभाएं होती थी। प्रथम है उर। इसमें ये जनसाधारण की सभा थी जिसमें साधारण लोग भाग लेते थे। दूसरा है सभा अथवा महासभा। इसे पैरुनगुंडी कहा जाता था। यह अग्रहार यानी ब्राह्मण वर्ग की सभा थी। इसके सदस्य जो है वो पैरुमक्कल कहलाते थे। ये संस्थाएं शासन चलाने के लिए अनेक समितियों में विभक्त थी और इन समितियों को वारियम कहा जाता था। प्रत्येक वारियम के सदस्य को वार्य पेरुकलम कहा जाता था। ये भी अवैतनिक थे।
वारियम के सदस्यों के निर्वाचन के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई थी, जो इस प्रकार थी। एक तो इनके सदस्यों की उम्र जो है वो 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दूसरा, इन्हें वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, इनके पास 1.5 एकड़ ज़मीन का स्वामित्व होना चाहिए। और चौथा रखा गया कि निजी घर में ये निवास करते हों। इस समय मृत्यु दंड का बहुत ही कम दिया जाता था, ऐसे संकेत मिले हैं। फिर है राजस्व। राजस्व में मुख्य साधन भूमि कर था और भूमि का सर्वेक्षण और वर्गीकरण के आधार पर भूमि कर निश्चित किया जाता था। सामान्यतः भूमि कर जो है वो उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। राज्य की आय के अन्य साधन में वन संपदा, खाने, आयात और निर्यात तथा स्थानीय शुल्क थे। भूमि का सर्वेक्षण राजराज महान तथा कुलोत्तुंग प्रथम ने करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने अनेक करों को समाप्त भी कर दिया था। सुगंध व्यर्थ या करों को हटाने वाला की उपाधि भी उन्हें दी गई थी, कुलोत्तुंग प्रथम को। अब हम देखते हैं सार्वजनिक खर्च। जो राजस्व होता था उनको वो कहाँ कहाँ पर खर्च करते थे। इसमें सड़कें बनाने में, पुलों के निर्माण में, नावें, तालाब, नहरें, धार्मिक अनुदान, स्थलीय और जल सेना आदि मदों पर इसका खर्च किया जाता था। वीरा सोलान और मुंदी कौंडन नहरें चोल राजाओं द्वारा ही बनाई गई थी। तो सिंचाई के साधनों का उस समय विकास किया गया था। फिर है सैनिक संगठन। चोल सेना मुरुनकई महासैनी कहलाती थी। इसका आशय है कि इसके 3 भाग होते थे या 3 अंग थे इसके: पदाति, अश्वारोही और गजारोही। तो नाम से ही आपको विदित हो रहा है, पदाति यानी पैदल वाले सैनिक, अश्वारोही यानी घोड़े वाले, और गजारोही यानी हाथी वाले, जिनके पास हाथी होते थे। युद्ध भूमि में लड़ते समय राजादित्य और राजाधिराज प्रथम की मृत्यु हो गई थी। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का भी संगठन किया था। बंगाल की खाड़ी को जो है चोलों की झील कहा जाने लगा था उस समय। वीर सेनापति को क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि भी दी जाती थी। चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह जो है वो पुहार था। अब है कला। कला में हम देखते हैं कि उस समय जो मंदिर थे वो किन किन श्रेणियों में बने हुए थे। तो मंदिरों की 2 श्रेणियाँ उस समय हमें देखने को मिलती है, जिसमें नागर शैली और द्राविड़ शैली। नागर शैली जो है वो मुख्यतः उत्तर भारत में थी। उत्तर भारत में जो मंदिरों का निर्माण होता था वो नागर शैली के अंतर्गत होता था, और दक्षिण के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली से बने हुए होते थे। इसके बाद है नागर शैली में क्या क्या होता था। ये मंदिर वर्गाकार आधार पर बनाए जाते थे और आधार बाहर से स्वस्तिक के रूप में दिखाई देता है और जो शिखर है वो वक्राकार होता है। इसके शीर्ष पर गोलाकार आमलक और कलश पाया जाता है। दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के मंदिर में भी विशाल वर्गाकार क्षेत्र में बनाए जाते थे। इनका गर्भगृह होता था। शिखर के ऊपर गुंबद होता है जिसे स्तूपी या स्तूपिका कहते हैं। मंदिरों की मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति काली की है। राजराज ने तंजौर में वृद्धेश्वर का मंदिर बनवाया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। कौरंगनाथ का मंदिर परांतक प्रथम के काल में बनाया गया था। और चोल युग में नटराज, ऋषियों और देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनी
वे संसार में आज तक सर्वश्रेष्ठ नमूने उनके माने जाते हैं। सुब्रमण्यम मंदिर, इसका निर्माण तंजौर में हुआ। ऐरावतेश्वर मंदिर तंजौर जिले में दारासुरम स्थान पर है और राजराज सेकंड ने इसके काल में ये बना था। फिर है कंप हरेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नामक स्थान पर है ये, और इसका निर्माण कुलोत्तुंग थर्ड ने के काल में हुआ था। मंदिरों में विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है, जिसे उस समय हम गोपुरम कहा जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चोल प्रशासन जो है उसकी व्यवस्थाएं कैसी थी। धन्यवाद।